नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। आज बात करेंगे ऐसी लॉबीज की, इंटरनेशनल लॉबीज की, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जो वैश्विक कूटनीति होती है वो इतनी सरल नहीं होती है, वो काफी ज्यादा जटिल होती है, काफी ज्यादा रोमांचक भी होती है। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो भी वैश्विक कूटनीति का होता है, डिप्लोमेसी का होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का होता है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंटरेस्ट भी लेता है, उसमें रुचि तो पैदा होते ही है, साथ ही एक जिज्ञासा भी उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो आज बात करेंगे ब्रिक्स की। ब्रिक्स समिट, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस के कजान शहर में आयोजित हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी रूस के कजान शहर में है। जो डे 1 रहा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। वहां पर सबसे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होता है, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद जो भारतीय समुदाय के वहां पर लोग होते हैं, हर बार की तरह जैसा कि आपने देखा है कि जब भी पीएम मोदी किसी भी देश में जाते हैं भारत से बाहर, तो वहां पर उनके जो वहां पर भारतवंशी रह रहे होते हैं वो उनका भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। इसके अलावा वहां पर एक और विशेष बात हुई, जो कि रूस के लोग थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भजन गाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच डेलीगेशन स्तर पर, यानी कि जो प्रतिनिधि मंडल दोनों का था, जिसमें विदेश मंत्री थे दोनों के, एनएसए शामिल थे और भी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो सब तमाम लोग शामिल थे, उनकी एक बैठक होती है जिसमें राष्ट्रपति पुतिन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग बयान देते हैं। वो कहते हैं कि भाई, भारत और रूस के रिश्ते इतने करीबी हैं, इतने ज़्यादा मैत्रीपूर्ण हैं और हमारी मुलाकातें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि ऐसा लगता है कि अब तो किसी ट्रांसलेटर की यानी कि अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति पुतिन जो है वो रूसी भाषा में बात करेंगे, अपनी भाषा में बात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी उसे समझ लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी हिंदी भाषा में बात करेंगे तो रूसी राष्ट्रपति उसे समझ लेंगे। ये उनका एक तरीके से संकेत था कि जो भारत और रूस के रिश्ते हैं वो कितने मजबूत हैं, कितनी ऐतिहासिक हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन कजान में एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो एक तरीके से युद्ध है, वो उसका जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। युद्ध किसी भी घटना का या किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है और डंके की चोट पर कहा है। अहम बात यह है कि वो कई बार ये कह चुके हैं, जहां पर चाहे राष्ट्रपति पुतिन हो, उनके साथ जब उनकी जुलाई के महीने में मुलाकात हुई थी, जब वो रूस गए थे, इसके बाद जब वो यूक्रेन भी गए थे, तो वहां पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की से उन्होंने यही बात कही थी। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अगर हम बात करें ब्रिक्स से इतर, तो आप देखिए उनकी जो डिप्लोमेसी है, उनकी जो कूटनीतिक रणनीतियां हैं वो कितनी ज्यादा, आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग है। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मिलते हैं तो पुतिन से भी मिलते हैं, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, और दोनों के बीच आप जानते हैं कि जंग चल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी अच्छे संबंध हैं, तो भारत फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री की मदद भी भेजता है, अभी हाल ही में भेजी है। यहां पर आप देखिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के पुतिन से तो रिश्ते हैं ही अच्छे, साथ ही वेस्ट से भी अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं। हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है अमेरिका। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चाहे जो बाइडेन हो या मोदी हो, उनकी केमिस्ट्री भी देखने लायक होती है। पीएम मोदी की केमिस्ट्री आप कह सकते हैं कि ईरान के साथ भी है। आप देखिए, ईरान और इजराइल के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त विश्व के ऐसे एकमात्र नेता हैं जो कि दुनिया में हर एक जो बड़े बड़े फ्रंट्स हैं, बड़े बड़े जो देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करते हैं, अच्छे संबंध रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि उनके हमेशा विजन में यह रहता है कि भारत सर्वोपरि रहे, नेशन फर्स्ट रहना चाहिए, इंडिया फर्स्ट रहना चाहिए। और इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत जो है वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। भारत अपने आप में एक खुद सुपर पावर बनने की दिशा में है और भारत किसी के भी, आप कह सकते हैं कि गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो अपना पक्ष सबसे आगे रखने पर विश्वास रखता है, उसे प्राथमिकता देने पर विश्वास रखता है। बहरहाल हम लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी के डे 1 पर, जो कि ब्रिक्स में हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर पहुंचे तो रूसी राष्ट्रपति के साथ जब ये डेलीगेशन स्तर की वार्ता हुई, इसके बाद ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, नए नवेले जो बने हैं, उनके साथ भी उनकी एक चर्चा हुई। उनके साथ भी उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की, बातें की, मुलाकात की। आज का दिन बेहद अहम है। आज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। आप जानते हैं कि शी जिनपिंग और मोदी के बीच संबंध
उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच जो संबंध है वो उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं, क्योंकि भारत और चीन, भारत जो कि भरोसे से भरा हुआ है, भारत जो कि आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो एक तरीके से कभी भी विस्तारवादी नीति पर विश्वास नहीं रखता है, तो वहीं उसके सामने चीन है जो कि चालबाज है। एक तरीके से हमेशा उसकी नज़र ये रहती है कि कैसे दूसरे के देश पर, उसकी ज़मीन पर कब्जा किया जा सके। और अभी आपने हाल ही में देखा कि जब 2017 में सिक्किम में जब डोकलाम का विवाद हुआ था, वहां पर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, चीन पीछे हुआ था। अब आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से पूर्वी लद्दाख में, जहां डेमचोक और देपसांग के इलाके में जो भारत और चीन के बीच जो कई स्तर की, कई दौरों की जो वार्ताएं हुई हैं, सैन्य स्तर की हो या कूटनीतिक स्तर की हो, राजनयिक स्तर की हो, उसका एक परिणाम एटलीस्ट हमें दिखता हुआ दिख रहा है कि दोनों जो देशों की सेनाएं हैं वो पेट्रोलिंग करेंगी और 2020 से पहले की जो स्थिति है उसी पर वापस लौटेंगी। यानी कि पेट्रोलिंग को लेकर ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत आया और इसकी जो तस्दीक है, इसकी जो पुष्टि है, सहमति, वो चीन की तरफ से भी आ गई है भारत के विदेश मंत्रालय के ठीक एक दिन के बाद। एस जयशंकर की तरफ से पहले टिप्पणी आई, फिर जो विदेश सचिव है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस पूरी वार्ता का जो निष्कर्ष है उसके बारे में बताया और इसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस बात की पुष्टि आ गई कि हाँ, भारत और चीन के बीच लद्दाख के इलाके में एलएसी पर जो भी गतिरोध था, देपसांग के इलाके में, डेमचोक के इलाके पर, वो एक तरीके से सुलझता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी चर्चाएं और भी है, कुछ और क्षेत्र भी हैं, उस पर फिलहाल बाद में होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है, आप कह सकते हैं कि एक आइस ब्रेक हुआ है, बर्फ पिघली है, दोनों के बीच गतिरोध कम से कम टूटने की कगार पर दिख रहा है। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात भी होगी द्विपक्षीय। इसकी भी जो पुष्टि है वो आज कर दी गई है जो हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं उनके द्वारा। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कल यानी कि डे 1 पर रात को एक म्यूजिकल नाइट भी हुई जिसमें संगीत के माध्यम से तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ब्रिक्स के 5 देश हैं, आप सभी जानते हैं कि ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है और चाइना है और है दक्षिण अफ्रीका। ये पांचों के जो प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष हैं ये बैठे थे। साथ ही जो और भी अन्य देश आए, आमंत्रित किए गए जिन देशों को, और जो आने वाले 5 और सदस्य हैं जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें यूएई है, जिसमें इथियोपिया है, ईरान है, ये जो तमाम देश है ये भी आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सदस्य बन जाएंगे। बात तो ये भी चल रही है कि अफ्रीकन यूनियन भी अगर इसका सदस्य बनता है तो ये कितना बड़ा संगठन हो जाएगा। साथ ही तकरीबन 40 के करीब देशों के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, 20 से ज़्यादा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स का जो एक तरीके से ऑरा है, जो ब्रिक्स का विस्तार है, ब्रिक्स का जो प्रभाव है, वो कितनी तेजी के साथ वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है। भारत और चीन इस संबंध के और इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। आज से तकरीबन आप मान लीजिए कि तकरीबन 1.5 दशक से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन इतनी तीव्रता के साथ इस वैश्विक संगठन का विस्तार होना वाकई में जो अमेरिकी नेतृत्व वाले जो संगठन है, जिसको आप कह सकते हैं नेटो हो गया या वेस्ट के साथ जो उनके संबंध हैं, G7 हो गया, उसके काउंटर पर आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स को देखा जाता है। और भले ही अमेरिका हो या वेस्ट के देश हो, वो इस संगठन को ज़्यादा मीडिया स्तर पर नहीं इतना देखते हो, इतना बयानबाजी ना करते हो, लेकिन अंदर खाने में सच बात तो ये है कि जब भारत, रूस और चीन यानी कि एशिया की जो ये 3 सुपर पावर्स हैं, महाशक्तियां हैं, जब ये एक साथ एक मंच पर आती हैं तो कहीं ना कहीं वेस्ट ब्लॉक के और खास तौर पर अमेरिका के पेट में खौलन मचना लाजमी है। जल्दी से मैं आपको ये बताता हूं कि ब्रिक्स की महत्वपूर्णता क्या है, आखिर ब्रिक्स इतना अहम क्यों है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। 43%, 43% इसका वैश्विक आबादी का ये प्रतिनिधित्व करता है। जाहिर सी बात है, इसमें भारत और चीन जैसे देश हैं जिनकी आबादी 135 करोड़ से ज्यादा की है, तो ये 43%, और जो तमाम देश है, रूस हो गया, इसमें साउथ अफ्रीका है, इसमें ब्राजील है, तो इनकी भी आबादी करोड़ों में है। तो ये सब मिलकर 43% आबादी ये पांचों देश मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कितना बड़ा हिस्सा है अगर आप पूरे वैश्विक स्तर पर देखें। इसके अलावा जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 35% की इनकी हिस्सेदारी है, 35%। इसके अलावा वैश्विक भूमि क्षेत्र को अगर देखा जाए तो 32%, यानी दुनिया में जितना भी क्षेत्रफल है, दुनिया में जितने भी देश हैं, उनका जो तमाम लैंड एरिया है उसमें 32% की योगदान इनका है। इसके अलावा वैश्विक निर्यात में सदस्य देशों की हिस्सेदारी 20% की है। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और कह सकते हैं कि भारत जो है उसके लिए ब्रिक्स की अहमियत क्या है वो भी आप देख लीजिए कि वैश्विक संतुलन हो या विविधता हो, समावेशिता और विस्तार हो, आर्थिक सहयोग हो, और भारत इसमें डिजिटली भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इन्वॉल्व रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16वें ये ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है और इस बार इसमें
10 देश शामिल है, जिसमें मिस्र भी है, इथियोपिया भी है, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भी शामिल है। बात अगर इसके शब्द की करें तो ये जो जन्मदाता है उनका नाम जिम ओ'नील था और उन्होंने ये ब्रिक कॉइन किया था टर्म एक तरीके से। तो ये ब्रिक्स का पूरा सम्मेलन है, रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर के बीच चल रहा है। आज अहम दिन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुलाकात होगी। गलवान में जो झड़प हुई थी उसके बाद ये पहली मुलाकात है। बीते 4 से 5 साल में आपने देखा कि कई जगह इनकी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई, बल्कि इनकी आप कह सकते हैं आमने सामने जरूर आए, लेकिन मुलाकात द्विपक्षीय नहीं हुई। लेकिन अब ऐसा उम्मीद है कि आज होगी और इसमें फिर देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इस सम्मेलन के आप अंत में जाते थे मैं यही कहूंगा कि अभी आपने हाल ही में देखा कि एससीओ समिट हुआ था पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। वहां पर न चीन के राष्ट्रपति पहुंचे थे, ना ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, लेकिन ये ब्रिक्स सम्मेलन है, यहाँ पर दोनों पहुंचे हैं और पुतिन इसको होस्ट कर रहे हैं। और पुतिन भी एक तरीके से मैसेज देना चाहते हैं कि मैं अभी भी डरा नहीं हूं, बूढ़ा नहीं हुआ हूं, रूस झुका नहीं है। रूस पर भले ही हजारों सैंक्शंस लगे हैं वेस्ट की तरफ से, लेकिन रूस आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान वैश्विक कूटनीति में रखता है। तो फिलहाल ब्रिक्स को लेकर ये एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।